तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था मोशन अंडर ग्रेविटी का एक सिंपल सा केस, फ्री फॉल कंडीशन वाला। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया था वो ये था कि अगर कोई भी बॉल किसी भी टावर से या किसी भी एक सर्टेन हाइट से सिंपली जेंटली ड्रॉप किया जाता है, जेंटली उसको ड्रॉप किया जाता है, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा 0। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा ये होगा 0, और ये टावर का हाइट, जहां से भी बॉल को ड्रॉप किया जाता है, ये टावर का जो हाइट होगा, लेट्स सपोज इट इज कैपिटल H। सो बॉल को ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले इसका हम लोगों ने वेलोसिटी कैलकुलेट किया था। फाइनल वेलोसिटी, यू कैन से दैट फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, और वो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया था v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी आ गया था। इसके बाद हम लोगों ने एक इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया था कि जैसे ही h हाइट से बॉल को ड्रॉप करेंगे, यहां से इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा ही, जरूर होगा, पर यहां से इसको ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगेगा, दैट टाइम विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाई g के बराबर आता है। सो दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट t। तो ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिराइव भी किया था। ये डिराइव कैसे किया था? बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हम लोग यूज करके ये फॉर्मूला डिराइव किए थे। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, या इससे अभी आपके लेवल पर जो न्यूमेरिकल बनेगा वो सिंपली यही बनेगा कि एक बॉल है, बॉल को हमने ड्रॉप किया है फ्रॉम ए टावर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू स्ट्राइक द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, है ना। तो मैक्सिमम ये होता है। थोड़ा सा इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये बनता है। अब देखिए, वो चीज हम लोग आज पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसके आगे का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपका हेडिंग बनेगा, तो इसमें लिख लीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट, और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए, जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया है उस फॉर्मूले में देख लीजिए कि क्या इसमें कहीं पर भी मास है। इसमें कहीं पर भी मास है? नहीं। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये डिपेंड कर रहा है कि ये कितने हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, और जो फाइनल वेलोसिटी है ये भी डिपेंड कर रहा है कि ये मैक्सिमम कितने हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, सो इसमें कहीं पर भी मास का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही बनता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, फर्स्ट वन इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज independent of mass। ठीक है, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये मास का इंडिपेंडेंट होता है। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया, इसका जो मतलब हो गया, एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए कि लेट इफ टू ऑब्जेक्ट या बॉल, कुछ भी लिया जा सकता है, इफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg and 4 kg, two object of mass 2 kg and 4 kg are dropped
dropped from a tower, of height, let's say 20 meter, then both balls will strike the ground simultaneously. जमीन को वो टकराएंगे एक साथ में, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, एक ही टाइम पर, साइमल्टेनियसली। ठीक है। तो अगर दो बॉल अलग अलग मास का, एक का मास है 2 kg या दूसरा का कुछ मास है 4 गुना 5 गुना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दोनों को एक साथ में ड्रॉप किया गया फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर, देन बोथ बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। दोनों एक साथ में स्ट्राइक करेंगे। ठीक है। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है, जिसे वैक्यूम चैम्बर में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, कि जहां पर एक पंख को और एक बॉल को, दोनों को एक साथ में गिराया गया था, तो दोनों पंख और वो लोहे का बॉल दोनों एक साथ में स्ट्राइक किए थे। आई एम लुकिंग फॉर दैट एक्सपेरिमेंट। मैं आप लोगों को शो करता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट कि वो एक्सपेरिमेंट आप लोगों को मैं दिखा दूं। फ्री फॉल बॉडी strike at same time experiment। आप लोगों को दिखाया था क्या मैंने ये एक्सपेरिमेंट पहले? नो सर। ओके। ज्यादा मास पे ग्रेविटी भी ज्यादा लगना चाहिए। एक्चुअली देखिए आदित्य, आज आपका डाउट सही है कि ज्यादा मास पर ग्रेविटी ज्यादा लगना चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है कि इससे मतलब मिनिमम फोर्स कुछ हो ही नहीं सकता। दिस इज द मिनिमम फोर्स, या आप बोल सकते हो कि दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स, है ना। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर बहुत बड़ा मास है, एक है 2000 kg का, ये 2000 भी मत कहिए, उससे भी बहुत ज्यादा। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं पहले वो आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। इसका मतलब एक बिल्डिंग, सेम बिल्डिंग है, उसपे से हम रुई फेंके और मान लीजिए कोई भारी सा चीज फेंके, दोनों एक साथ गिरेगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सारे एक साथ में गिरेंगे। ये आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। अभी ये यूट्यूब वाला स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। यस। ओके, सो मैं प्ले करता हूँ अभी आपको, ये देखिए, जस्ट वेट। ये एक साथ में इन बॉल को और ये पंख को, दोनों इस पॉइंट पर हिंज थे और दोनों को छोड़ दिया गया है, ड्रॉप किया जा रहा है। एंड लेट्स सी व्हाट इट हैपेंस। देखिए ये एक वैक्यूम चेंबर है, फिर से ये रिपीट होगा। ये एक वैक्यूम चेंबर बनाया गया है जानबूझ करके, ठीक है। और इस वैक्यूम चेंबर में कह सकते हो कि ग्रेविटी के अलावा कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं रहा होगा। ये जानबूझ करके एक फ्री स्पेस क्रिएट किया गया है, और एक हैंगर है, हैंगर पर वो बॉल और वो पंख दोनों एक साथ में देखो ऐसे टंगा हुआ है, और दोनों को चूंकि ये मशीन है तो एरर होने के चांसेस कम है,
तो दोनों को एक साथ में, बॉल और वो पंख दोनों को एक साथ में ड्रॉप किया जा रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखिए बहुत ही महंगा एक्सपेरिमेंट है, तो हम लोग ऑफ कोर्स, ये देखिए ये हवा के प्रेजेंस में है, पंख बिखर गया चारों तरफ एयर रेजिस्टेंस की वजह से, और बॉल जाकर के सीधे डायरेक्ट स्ट्राइक कर गया, बूम। ठीक है, तो ये है प्रैक्टिकल। अगर आप नॉर्मल ऐसे करेंगे तो हवा का एक रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, जिसके वजह से फेदर जो है वो चारों तरफ बिखर गया और बॉल आकर के स्ट्राइक कर गया। अब लेट्स सी कि क्या होता है अगर हम लोग इसको वैक्यूम में, सेकंड केस में अगर हम लोग इसको ड्रॉप करते हैं तो ये देखिए वैक्यूम मीटर लगा हुआ है बाहर, वैक्यूम पंप जो कि एयर को सक करेगा उस पूरे चेंबर से और वहां से एयर को बाहर निकालेगा। ये देखिए अब ये वैक्यूम क्रिएट करने के बाद रिलीज, रिलीज पर क्लिक किया और ये दोनों एक साथ में अब देखो ड्रॉप हो रहा है। देखिए दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पर सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जब दोनों टकराएंगे तो दोनों साथ में टकराएंगे। यस, ठीक है। तो ये था एक्सपेरिमेंट। आई होप कि ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं सर इसको खुला में करेंगे तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, खुला में जब आप करेंगे तो यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा ना। लेकिन सर हम देखे थे, क्या खुला में भी किया था तो हो गया था। हाँ सर डिस्कवरी चैनल पे देखे थे, खुला में भी किया था तो हो गया था। खुला में देखो तो फेदर नहीं होगा ना वहां पर। दो अलग अलग डायमेंशन के, सॉरी अलग अलग डायमेंशन बोल रहा हूँ, दो सेम डायमेंशन के सेम सरफेस फिनिश के साथ अगर बॉल को ड्रॉप करेंगे तो पॉसिबिलिटी है। सेम नहीं था सर, एक अंडा था और एक तरबूज था। क्या था? एक अंडा था और एक तरबूज था। तरबूज था और एक अंडा था सर, दोनों एक ही साथ गिरा था, बिल्डिंग से गिराया था। अब करके देखना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि एयर रेजिस्टेंस दोनों के ऊपर कितना लग रहा है। यहाँ पर सीधे एक रुई है, मतलब बोल सकते हो कि एक फेदर है और एक बॉल है, बहुत ही लार्ज वेरिएशन है। फेदर ऐसे ही हवा में चारों तरफ बिखर जाता है, फिर भी वो दोनों एक साथ में स्ट्राइक कर रहे हैं। तो अब ये तो अपने एक्सपेरिमेंट करने के ऊपर है। कभी आओ तो ऑफलाइन सेंटर पे आकर के करेंगे अंडा लेके आएंगे, फोड़ेंगे उसको, नीचे बोलेंगे किसी को रोकने के लिए। ठीक है, यस सर। सो दिस, अब हम लोग आते हैं बैक टू द पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है, इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का जो हाइट है वो कितना ज्यादा है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि टू बॉल ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मास ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, सो व्हाट व्हिच बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड फर्स्ट, दोनों में से कौन बॉल पहले स्ट्राइक करेगा, तो दोनों एक साथ में स्ट्राइक करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इसका फाइनल वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी, दैट फाइनल वेलोसिटी विल आल्सो बी इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। ओके जस्ट अ मिनट। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी will
also be independent of mass. Independent of mass. ठीक है, तो यहां पर भी आप ऊपर वाला एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो कि अगर दो बॉल अलग अलग मास के आएंगे, फ्रॉम अबव एग्जांपल, from above example we can say both ball will strike with same velocity. Both ball will strike with same velocity. With सेम वेलोसिटी, दोनों एक ही साथ में स्ट्राइक करेंगे एक ही वेलोसिटी से। मोमेंटम के बारे में आप लोग जानते हैं? यस सर। मोमेंटम क्या होता है गौतम? विपुल, मोमेंटम जानते हो क्या? सुमन, मोमेंटम याद है? मास इनटू वेलोसिटी। बहुत सुंदर, मास इनटू वेलोसिटी। तो आप लोग बता सकते हैं कि दो बॉल है 2 kg का और 4 kg का, दोनों जब सेम हाइट से ड्रॉप करेंगे तो दोनों में से किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? जरा ये क्वेश्चन करके बताइए सर। जो जिसका ज्यादा वेट होगा 4 kg वाला। यस सर। दैट्स ग्रेट। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही उनका वेलोसिटी सेम होगा लेकिन उनका जो मोमेंटम होगा वो अलग अलग होगा। जैसे एक 2 kg का अगर पत्थर ऊपर से गिराते हैं, एक 4 kg का पत्थर गिराते हैं, तो सबसे ज्यादा चोट लगेगा वो 4 kg की वजह से लगेगा। तो मोमेंटम इज रिलेटेड विथ फोर्स, है ना? तो अगर हम लोग मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम सेम नहीं होगा। मोमेंटम विल बी ग्रेटर, momentum, that is mass into velocity, will be greater for heavier mass, ठीक है? अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था अगर एयर रेजिस्टेंस, आदित्य अगर एयर रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात ही नहीं करेंगे ना। एयर रेजिस्टेंस को मैंने पहले ही बोला कि एयर रेजिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, है ना? एयर रेजिस्टेंस भी ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना हो। एयर रेजिस्टेंस बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर उसमें ये होता है कि ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कितना है, मतलब सरफेस एरिया है कैसा, ज्यादा रफ है या फिर ज्यादा स्मूथ है। अगर स्मूथ होगा तो एयर रेजिस्टेंस कम होगा, अगर ज्यादा रफ होगा तो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे बॉलिंग करते हुए अगर आप लोग देखे होंगे तो बॉल को पहले से रगड़ा जाता है, हाँ? फिर आते हैं और बॉल फेंकते हैं। तो हम लोग ऐसा बॉल को रगड़ते हैं, क्यों रगड़ते हैं? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? क्या मतलब है उसका? हाँ, स्विंग अच्छा हो। स्विंग अच्छा हो। तो स्विंग अच्छा कैसे होता है, क्यों होता है? जब वो शाइनी सरफेस रहेगा तब एयर रेजिस्टेंस कम मिलेगा। ना, वो एक ही साइड पे रब करते हैं, एक साइड को शाइनी रखते हैं। एक साइड पर रब करने का मतलब ये है कि एक साइड में एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, दूसरे साइड में एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा, ठीक है? तो जिस साइड में एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा और जिस साइड में एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा तो उसके वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और बॉल स्विंग करने लगता है उस रफ सरफेस के वजह से, ठीक है? तो वो रब करते हैं ताकि उसमें सरफेस में रफनेस क्रिएट किया जा सके। एक ही चीज के दो अलग अलग साइड पर एयर रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है या होता है। सो कहने का मतलब ये है कि एयर रेजिस्टेंस एक ऐसा फैक्टर है कि वो एक तो उसके वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और दूसरा वो उसके सरफेस के रफनेस पर भी डिपेंड करता है।
सो फॉरगेट अबाउट, फिलहाल आप एयर रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, है ना। एयर रेजिस्टेंस दो अलग अलग मास पर सेम भी हो सकता है, कह नहीं सकते हैं। अगर दोनों का डायमेंशन सेम है, दोनों का सरफेस रफनेस सेम है, तो हो सकता है कि दोनों के ऊपर एयर रेजिस्टेंस सेम लगे। एयर रेजिस्टेंस का मास से कुछ भी लेना देना नहीं। सो मोमेंटम दोनों का सेम होगा। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी भी किसका ज्यादा होगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? हाफ v स्क्वायर। यस, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो भले ही वेलोसिटी सेम हो, मास जिसका ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी greater for heavier mass, ठीक है। तो बस इसी तरह का क्वेश्चन आप पूछे जा सकते हैं। इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा। हम लोग करते हैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट पार्ट। सर पिछले वाला पेज उल्टाइए ना। कौन सा वाला? इससे पीछे वाला। पीछे वाला पेज, एक मिनट। हाँ बोलिए। सर आप वहां पर लिखे हैं लास्ट में, विल स्ट्राइक द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। हाँ ठीक है। साइमल्टेनियसली ये होगा सर? साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। इसका मतलब एक साथ होता है सर? हाँ, साइमल्टेनियसली मतलब एक टाइम पर, एट द सेम टाइम। और ये वर्ड ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये फिजिक्स में बार बार इस्तेमाल होता है। एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली भी एक वर्ड है जो कि बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रेस्पेक्टिवली वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन में अगर आपको दिया गया है इस तरह से कि टू बॉल A and B having mass 2 kg and 4 kg respectively, जब वर्ड रेस्पेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है ना, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ए का कितना है, जैसे जिस सीक्वेंस में ये लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में ये मास भी होगा। ए का मास 2 kg होगा और बी का मास 4 kg होगा, ठीक है। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब हो जाता है उसके अनुसार, जिस सीक्वेंस में लिखा गया है उसी के अनुसार आपको फॉलो करना है, ठीक है। आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों को एक साथ में छोड़ दिया जाता है। जो एक्सपेरिमेंट दिखाया वहां पर क्या हो रहा था कि जो फेदर था, जो पंख था और जो बॉल था, दोनों को एक साथ में ड्रॉप किया जा रहा था। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ में रिलीज होंगे, ठीक है। सो ये दो वर्ड आप इससे आप इनकाउंटर होगा आपको हमेशा, वर्ड रेस्पेक्टिवली और साइमल्टेनियसली। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमानुसार, जैसे जिस क्रम में लिखा गया है उसी क्रम में आपको देखना है। और साइमल्टेनियसली का मतलब हो गया कि दोनों एक साथ में स्ट्राइक करना, जो भी प्रोसेस है वो एक साथ में शुरू हो रहा है या खत्म हो रहा है, जो भी है होगा एक साथ, ठीक है। चलिए, सो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। सबसे पहला जो बेसिक एग्जाम्पल है आप लोग बताएंगे कि पिछला पेज का जो सेकंड पॉइंट था सर, एक बार वो बता दीजिए तो फिर से। कौन सा आदित्य? पिछला पेज का सेकंड पॉइंट ये वाला, फाइनल वेलोसिटी विल आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो ये जो, हाँ तुमने बताया था कि वो अगर हेवियर मास होगा तो क्या होगा। देखिए ऐसा है कि हम लोग, अगर आपको याद होगा तो हमने कैलकुलेट किया था F इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि G m1 m2 by r स्क्वायर होता है। G मतलब मास ऑफ अर्थ
और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर होता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, करेक्ट ना? यस सर। यस सर। और ये जो होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, इस फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट? यस सर। तो मास मास तो कैंसिल आउट हो Yes, गया, sir. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो गया? GME डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यस सर। तो क्या इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g, ये किसी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है? आप कितना भी हेवी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ऑफ कोर्स फोर्स उस पर ज्यादा लगेगा, लेकिन करस्पॉन्डिंग नहीं जो कर रहा है। एक्सेलरेशन है वो तो सेम रहेगा, ठीक है? ज्यादा हेवी मास होगा तो हो सकता है कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगे, पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगने की वजह से क्या उसका एक्सेलरेशन बदल जाएगा? यस सर। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। सर ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा सर, एक्सेलरेशन तो चेंज होगा ना? एक्सेलरेशन तो डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता है ना। यस सर, लेकिन आप तो अभी पूछे एक्सेलरेशन बढ़ेगा या मतलब पूछे थे ना अभी, तो एक्सेलरेशन तो चेंज होगा ही ना। नहीं, कैसे चेंज होगा? आप फॉर्मूला में देखिए ना, ये मास मास कैंसिल आउट हो रहा है। जिस भी ऑब्जेक्ट का आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हो वो मास तो कैंसिल आउट हो गया इसमें यहाँ पर। सर हम सर थोड़ी बोले कि मास से चेंज होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा तब तो एक्सेलरेशन चेंज आएगा ना उसमें। फिर से बोलो। सर ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा तो एक्सेलरेशन में तो चेंज आएगा ना, क्योंकि वो तो उस पर डिपेंड कर ही रहा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड नहीं करता है। वो आप किस बारे में आप बात कर रहे हो कि जैसे कोई भी एक ब्लॉक रखा गया है नॉर्मली और आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, ये आपने फोर्स लगा दिया, तब जाकर के इसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाई m, है ना? लेकिन यहां पर इस ग्रेविटेशन के केस में क्या हो रहा है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स ये ऑटोमेटिकली इसी मास के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा ये मास होगा उतना ही ज्यादा ये फोर्स होगा, तो अल्टीमेटली ये मास और मास दोनों कैंसिल आउट हो गए। यस और नो? यस सर। अभिषेक, अगर ऐसा होता तो g का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता। 1 kg के मास के लिए g का वैल्यू कुछ और हो जाता, 10 kg के लिए कुछ और हो जाता, 20 kg के लिए कुछ और हो जाता। g का वैल्यू हम लोग कांस्टेंट क्यों लेते हैं? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। ये दो ही बात पे डिपेंड करता है जो कि कांस्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पर, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, तो ओवरऑल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो आप किस बॉल को ड्रॉप कर रहे हो, वो कितना हेवी है, इस बात से जी का वैल्यू का कोई मतलब नहीं बनता है, वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। ग्रेविटी टू पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट पे लगता है ना? ग्रेविटी यस, ईच एंड एवरी पार्टिकल के ऊपर लगता है, बिल्कुल हेमंत। सर जब पार्टिकल पे लगता है तो फिर मास से कोई डिपेंड तो नहीं करना होना चाहिए, नहीं करेगा ना? देखो ग्रेविटेशनल फोर्स करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं करता। ये बात को आप समझिए, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा, अगर आप लोग ये चीज को आप समझ नहीं हो पा रहे हो, थोड़ा सा हम लोग इस मिसकंसेप्शन को दूर करते हैं, ठीक है? कितने लोगों को समझ में नहीं आया ये? अभिषेक, बात क्लियर हुई आपको? यस सर। हाँ कृष्णन बोलिए। सर आप ही ने बोले कितने लोगों को समझ में नहीं है। ठीक है, देखो मान लीजिए कृष्णा कि ये अर्थ सरफेस है, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास बट एक्सेलरेशन डॉट, ठीक है? ये आदित्य राज समझ गए, कृष्णा को दिक्कत है।
कृष्णा हम लोग मान लेते हैं कि ये अर्थ है और ये है अर्थ का रेडियस RE। मान लीजिए कि रेडियस ऑफ अर्थ है और अर्थ का जो मास है ये कुछ मान लीजिए कि ME है। ठीक है, अब हम लोग कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए जो कि ड्रॉप किया जा रहा है और ये कुछ ऐसे हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है कि जैसे ये रेडियस ऑफ अर्थ के एकदम नेग्लेजिबल है। रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है कितना होता है? रेडियस ऑफ अर्थ इज अराउंड 6400 किलोमीटर। यस सर। है ना? तो हम लोग जो हाइट ले रहे हैं ना, जिस हाइट से बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। मान लीजिए कि आप 1 किलोमीटर के हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं या 2 किलोमीटर के हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो कहाँ 2 किलोमीटर और कहाँ 6400 किलोमीटर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप किसी को 6400 रुपया 6500 रुपया उधार देते हो, उसमें से 2 रुपया नहीं देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना? सो कुछ वैसा ही कंपैरिजन है। तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो इस हाइट को, ये जो अर्थ सरफेस से ऊपर जो दिख रहा है उस हाइट को। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि ये जो मास है, ये जो स्मॉल m मास है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा टुवर्ड्स अर्थ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है? और इस ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा कृष्णा? दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, ये हम लोग बचपन में पढ़े होंगे कि G मास ऑफ अर्थ। एक ऑब्जेक्ट कौन सा है? अर्थ है। मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, है ना? ये रेडियस हम लोग डिस्टेंस कहां से लेते हैं? सेंटर टू सेंटर। तो अर्थ का सेंटर यहां पर है और इस मास का सेंटर यहां पर है। अगर मैं इस हाइट को नेग्लेक्ट करता हूं, अगर मैं इस हाइट को नेग्लेक्ट करता हूं, दैट इज हाइट h, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि h इज वेरी 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 लेसर देन रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हाइट को कर देंगे नेग्लेक्ट, तो हम लोग लिखेंगे कि रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखिए। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतने के बराबर होगा कृष्णा। यस सर। ठीक है, अब अगर मुझे निकालना होगा कि हमें एक्सेलरेशन बताइए कि ये जो बॉल है ये किस एक्सेलरेशन से ड्रॉप हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। क्योंकि सिंस F net इज इक्वल टू है ग्रेविटेशनल फोर्स, F net इज इक्वल टू है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज G mass of earth, a small mass of that object divided by radius of earth का square is equal to mass into acceleration। अब आप बताइए कि अगर मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का मास 2 kg रखूं या 100 kg रखूं या 2000 kg रखूं, क्या फर्क पड़ता है? ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस सर। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यहां से कितना आ गया? G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो यही आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर तब तो सर कोई भी ऑब्जेक्ट को गिराएंगे उसका एक्सेलरेशन इतना ही होगा। हाँ, तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कब से, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करेंगे उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा। यस सर, समझ गए सर। यस, यही मेरा भी कहना था। चलिए, तो ये आपका बियॉन्ड इस टॉपिक से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये अलग है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ये बात आप लोग समझ गए कि किसी भी 2 बॉल को अगर हम लोग ड्रॉप करेंगे तो वो सेम हाइट से अगर ड्रॉप होंगे तो उन सबका जो टाइम होगा वो सेम होगा। एग्जाम्पल नंबर 1,
कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन यही से ही पूछा जाता है कि अगर आपको एक टावर दिया गया और इस टावर का हाइट है कुछ सेम, है ना, तो मान लीजिए कि यहां से हमने 2 बॉल को ड्रॉप किया, एक है वही एक्सपेरिमेंट वाला, एक बॉल ए है और दूसरा है बॉल बी। बॉल बी ये है, इसका मास है लगभग वही 4 kg और ये है 3 kg। तो सुमन बताएगा, सुमन, विच बॉल विल स्ट्राइक फर्स्ट? सुमन 4 kg इफ सर, 4 kg। हाँ देखो, और कौन बताएगा? विपुल। सर एक बार क्वेश्चन फिर से बोलिए। हाँ जी, क्वेश्चन फिर से बोलिए ना। हाँ क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए 2 बॉल है, एक है ए और बी। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए, इफ बोथ बॉल विल ड्रॉप्ड from same height simultaneously, which ball will strike the ground first? सर दोनों एक साथ ही गिरेगा। ओके, तो सुमन का कहना है कि भाई ये तो 4 kg वाला पहले गिरेगा। अब दोनों में से कोई एक ही सही होगा। सुमन क्या बोलते हो, ये विपुल का गलत है ना? सुमन नहीं पता सर। नहीं पता, तुम्हारा ध्यान है कहाँ? हाँ, पढ़ने में मन लगता है? सच सच बताओ। यस सर। पढ़ने में जब मन लग रहा है बाबू, अभी हमको 1 सेकंड भी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 मिनट हुआ होगा ये चीज समझाने में कि 2 बॉल अगर 2 kg और 4 kg का है, अगर एक साथ में ड्रॉप होगा तो दोनों सेम टाइम पर एक ही साथ में बॉल जमीन को करेगा। और 1 मिनट के बाद सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछ गया, बस सिर्फ फिगर बदल गया, तो आपका तो आंसर ही बदल गया। इसका मतलब ध्यान कहीं और था। ध्यान कहीं और था ना, कुछ और कर रहे हो, सब्जी काट रहे हो? नो सर। तो गेम खेल रहा है? नो सर। कहाँ ध्यान था फिर? दोनों एक साथ में स्ट्राइक करेंगे, तब फिर ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक्सटेंशन 2, सब कुछ सेम रहेगा, जो यहाँ पर डेटा दिया गया वही। उस वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, whose velocity will be maximum just before striking the ground? बताइए सुमन, just before striking the ground, बताइए दोनों में से किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा? सुमन 4 kg। देखा? गौतम सही बोल रहा है क्या ये? गौतम है? गौतम बताइए आपका रेस्पॉन्स क्या है? गौतम आवाज आ रहा है? यस सर।
हाँ तो फिर बोला करो भाई अनम्यूट करके, यस नो कुछ तो बोलो। मुझे लग रहा है सो गए तुम। बताइए दोनों में से किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा? सर 3 kg का। 3 kg का। गौतम वीडियो ऑन करिए अपना। सही हालत में हो ना तो वीडियो ऑन करो। सुमन आप भी वीडियो ऑन करिए। आप लोग दोनों हैं कहाँ, मैं ये देखना चाहता हूँ। कौन से दुनिया में खोए हुए हैं, मुझे वो देखना है। एक बोल रहा है 4 kg, एक बोल रहा है 3 kg। और कोई है क्या इस श्रेणी में? एक तो अभी आया नहीं है। तुम लोगों का ध्यान है कहाँ भाई? गौतम नोट्स सामने पलंग पे दिखाइए, नोट्स कहाँ है? कलम कॉपी लेके बैठे हो? यस सर। गया लेके आने के लिए कलम कॉपी। चलो ठीक है, लेके भी आप दिखाओ कहाँ लिखे हो पिछला नोट्स, दिखाओ मुझे। सुमन आप भी दिखाइए। सुमन यस सर। हाँ दिखाइए, नोट्स दिखाइए। लिख नहीं रहे। लिख नहीं रहते, पीछे का लिखे हो नोट्स दिखाइए। अभी का नहीं लिखे होगे, पिछला क्लास का लिखे होगे ना, उसके पिछले क्लास का लिखे होगे, दिखाओ। सुमन कहाँ है? नोट्स दिखाओ। गौतम आप भी दिखाइए। ऐसे खाली मोबाइल ऑन करके और बगल में जा करके टीवी देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अपना भी समय बर्बाद करोगे, हमारा भी है? या तो बोल दो कि सीधे सर कुछ समझ में नहीं आया, या बोल दो कि कुछ हमको लेना देना नहीं है, या नेटवर्क खराब था, वीडियो नहीं आ रहा था, आवाज नहीं आ रहा था। कुछ तो रीजन बताओगे। पर ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि जो चीज मैं अभी जस्ट 1 मिनट पहले मैं बताया हूं और 1 मिनट के बाद आप सेम चीज नहीं बता रहे। आई हैव रिकॉर्डिंग, और मैं ये चीज मैं आपको सेंड कर सकता हूं कि जो चीज मैं 1 मिनट पहले बताया, जस्ट 1 मिनट पहले, वही चीज आप 1 मिनट के बाद नहीं बता रहे हो। इसका मतलब या तो आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो या आप मेंटली प्रेजेंट नहीं हो। बस सिर्फ अटेंडेंस लगा दिया, इसमें इन कर गए हो, और हाँ आई एम प्रेजेंट। क्या गौतम, बात सही बोल रहा हूं ना? मैं ये चीज तो मानने को शायद तैयार नहीं होऊंगा कि ये सिंपल सा चीज आपको नहीं समझ में आया कि वेलोसिटी और टाइम बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये आते आते मेरा सबसे, मैं कब से पिछले आधे घंटे से मैं यही चीज बोल रहा हूं कि वेलोसिटी और टाइम ऑफ फ्लाइट ये मास के इंडिपेंडेंट होते हैं। ये बोलते बोलते मुझे आधा घंटा से 1 घंटा हो गया, और मुझे नहीं लगता है कि इतने देर में एक इंसान नहीं समझ सकता है। अगर आप ध्यान से सुन रहे होते तो गिव मी द रीजन गौतम एंड सुमन, क्या कर रहे हो आप लोग? क्या आप लोग सच में बताइए, फैक्ट बताइए एकदम कि आपको क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आफ्टर द क्लास आई विल टॉक टू यू बोथ। आई एम नॉट गोइंग टू पास दिस टाइम। मैं क्लास के बाद आपको मैं फोन करता हूँ और फिर मैं बात करता हूँ कि एक्चुअल में आप हो कहाँ। चलिए, सो इसका आंसर होगा
both will have same velocity. Yes, sir. Both will have same velocity. सेम वेलोसिटी, ठीक है। चलिए, तो ये एक टाइप हो गया, एक तरह से हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जो सेकंड टाइप होता है जहां पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो ये आपका थ्योरी पार्ट में आ जाएगा कि मैं लिख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ a free fall body, displacement of a free fall body. कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पर अगर हमको निकालना है तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम 4 kg वाला का मोर होगा ना, बिल्कुल अभिषेक। जिसका मास ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ज्यादा होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई फ्री फॉल बॉडी है तो उसका डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट टाइम पर क्या होगा, एट डिफरेंट टाइम। सो सिंपल सा है, फॉर्मूला आपका सेम लगने वाला है जो फॉर्मूला हम लोग पहले से इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक टावर है और इस टावर से हम लोग बॉल को ड्रॉप करते हैं। यहां से हम लोग किसी बॉल को अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं, दिस इज बॉल ए, और ये नीचे की तरफ आता है, तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो जी, मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यू ये 0 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला, देखो चूंकि जी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू, ये टर्म तो हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि u 0 है, 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या कि यहां से ये कितना हाइट ट्रेवल कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है ना कि ये हमको हाइट बताइए, दैट इज एच बताइए। यस सर। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये कितना टाइम में कितना हाइट पर होगा, एच इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। अब इस फॉर्मूले के ऊपर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन आप कोशिश करिए सॉल्व करने का, बहुत ही सिंपल सा है, बस सिर्फ आपको एक दिमाग लगाना है। और वो क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए कि है क्या। ये ऐसा है, a ball of mass 3 kg dropped from Qutub Minar, then find the ratio of displacement
थोड़ा सा ये टफ हो जाएगा। सर दीजिए ना, ट्राई करेंगे। दीजिए ना सर। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ, चलो इसको आसानी करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड हेमंत अपना माइक बंद कर लो। and third second and third मतलब 3 सेकेंड, थर्ड मत लिखो, थर्ड मतलब तो क्वेश्चन भारी है। इन 3 सेकेंड। तो हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट, आपको रेशियो निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। तो इन तीनों का हमें रेशियो कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। मतलब इन अलग अलग टाइम इंटरवल में इनका रेशियो क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अभिषेक का आ गया, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, बहुत सुंदर। वेट कर रहे हैं बाकी सबका, देखते हैं। कृष्णा, अभिषेक, सुमन, गौतम, विपुल। ओके कृष्णा, आदित्य का आया 1 2 3। आई थिंक कहीं कहीं मिसकंसेप्शन हो रहा है, आप लोग समझने में शायद समझ नहीं पाए। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसे एक, हाँ सर इसमें हम लिखे सर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड का रेशियो सर के बाद लिखते हैं इक्वल टू करके। ओके, तो पहले तो ये अपने को फाइंड आउट करना होगा ना कि सही है, बॉल 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में और 3 सेकेंड में ये डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा। अगर एक बॉल को यहाँ से हम लोग ड्रॉप करते हैं, नीचे की तरफ आता है, तो ये हो गया t इज इक्वल टू 0। जब बॉल को जैसे ही रिलीज किया गया होगा, 1 सेकेंड के बाद ये बॉल कहीं यहाँ पर होगा, है ना। दिस विल बी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अगर हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो बॉल कहीं यहाँ पर होगा। अगर हम लोग बोले डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड, तो लो ये तो स्ट्राइकिंग करने लगा। तो कहने का मतलब ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, यहां से लेकर के यहां तक का ये डिस्प्लेसमेंट होगा 2 सेकेंड। ठीक है, दिस विल बी h एट 2 सेकेंड, h2। और यहां से यहां तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, h1। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसे, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, दैट इज हाइट इन 1 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, फॉर्मूला है हमारे पास, हाफ g t स्क्वायर, दैट इज 1/2 into g, that will be the equals to 5 meter, correct? यस सर 5 आया था। आया था 5। और डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, अगर हम लोग 2 सेकेंड की बात करें, 20 हो जाएगा कितना, हाफ इंटू जी, और टी के जगह पर हम लोग लिख देंगे कितना, 2 का स्क्वायर। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड 45 मीटर। ओके, 15 आएगा 45, अब यहीं पर झगड़ा हो गया। 1/2 इंटू जी इंटू 3 का स्क्वायर बोले तो 9। अब जी का वैल्यू होता है 10, तो 2 से ये कैंसिल आउट होगा, तो 5 टाइम्स 15 9 इंटू 5 15 होता है। 9 इंटू 5 15 होता है जी। सर गलती से नो सर 45। अब हमें क्या निकालना है, इनका रेशियो, 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट और 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। तो जब रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाइट इन 1 सेकंड
ratio to height in 2 second, ratio height in 3 second ratio is equal to 5:20:45। यही होगा। इन तीनों में से 5 यस कॉमन, सर। 5 निकाल लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1:4:9। ठीक है। यस सर सर। सर अगर इस तरह रेशियो निकालने मिलेगा तो सर सिर्फ टाइम का स्क्वायर कर देंगे सर, उससे भी तो निकल जाएगा ना। हाँ वैसे भी हो जाएगा। जी जी देखो सब में कॉमन है, यस हाफ सर। जी कॉमन है। हाफ जी तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाना था रेशियो निकालने पर। गौतम ये समझ में आया आपको? यस सर। सुमन यस सर। समझ में आया गया। अच्छा चलो, अगर मैं बोलूं कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड मतलब समझ रहे हो? सेकंड मतलब थर्ड सेकंड, ऐसा कुछ वर्ड अगर आ गया, इसका मतलब क्या होता है? सर 0 से 1, 1 से 2। फर्स्ट मतलब कितना हो गया 0 से 1। यस सर। सेकंड मतलब कितना हो जाएगा 1 से 2 की बाद का। यस सर। और थर्ड का मतलब हो गया 2 से 3। यस सर। यस सर। ये बात समझ में आई? यस सर। अगर मैं इसी क्वेश्चन को, गौतम ध्यान से सुनिएगा, विपुल ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बोलूं एक्सटेंशन पार्ट में कि व्हाट विल बी रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा देखो पिछले क्वेश्चन में मास भी दिया गया था, मास का कुछ भी लेना देना नहीं है। व्हाट विल बी रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड। क्या हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे? ट्राई करिए सॉल्व करने का, सर वही हो जाएगा ना? हाँ जी सर वही हो जाएगा ना, फर्स्ट सेकंड के बाद सर 1 पे आ जाएगा, सेकंड के बाद सर 2 पे। 5:15:25। यस सर। चलो देखते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं 0 to 1 सेकेंड इट इज कॉल्ड एज व्हाट? फर्स्ट सेकंड, है ना? और 1 to 2 सेकेंड, इसको हम लोग कहेंगे सेकंड। और 2 to 3 सेकेंड, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? थर्ड सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बॉल को ड्रॉप करते हैं तो ये कैसे किस टाइम पर कहां पहुंचता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा हो गया कुछ ऐसा टावर होगा और यहां से हम लोग करते हैं बॉल को ड्रॉप। यहाँ पर हमारा एक बॉल टंगा हुआ है, यह है बॉल ए। तो अगर ये t इज इक्वल टू 0 पर अपना मीन पोजीशन पर होगा, या मान लीजिए कि ये होगा कुछ हाइट इज इक्वल टू 0 पर, हम लोग कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर जो इसका हाइट होगा ये हमने मान लिया है 0, है ना? हम लोग यहां से मान रहे हैं कि यहां से हम लोग हाइट मेजर करेंगे। जैसे ही इसको ड्रॉप करेंगे ये बॉल 1 सेकंड के बाद कहीं यहां पर पहुंचेगा, तो ये बॉल आ गया है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। पर हाइट क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा कुछ h1 के बराबर, जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है पहले से। फिर ये टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू, आप कह सकते हो कि 2 सेकंड पर
t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसका जो हाइट होगा ये हो जाएगा h2 कुछ हाइट एट 2 सेकेंड, ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है। और यहां से फर्दर ये और आगे बढ़ेगा तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर ये कहीं इस पोजीशन पर होगा। ये सब हमारा मास है a, ये मास है a। तो ये सब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड की अगर हम लोग बात करें, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो ये हमारा हाइट हो जाएगा h3। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखिए, मैं बोल सकता हूं क्या कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका फर्स्ट सेकेंड में, इतना डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा एट फर्स्ट सेकेंड। यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये हमारा हो जाएगा सेकेंड, और यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी योर थर्ड सेकेंड। क्या इस पर एग्री कर रहे हैं सब लोग? यस सर। ओके, हाँ जी। जो थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होगा और जो फर्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होगा, इस दोनों को माइनस कर देंगे तो सेकंड में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ना। थर्ड के लिए 3 - 1 करेंगे कि 3 - 2 करेंगे? सर सेकंड के लिए हम बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं अभिषेक। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड, ये हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड 1 सेकेंड, यही करेंगे। सर डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड न लेंगे? अरे सेकंड के लिए पगला, सेकंड कहां पर है? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब मान लो कि ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, यहां से यहां तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में, उसमें से इतना दूर वाला माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं बचेगा, ये वाला। यस सर, समझ में आ गया। यस सर। तो h2 - h1 करेंगे। यस सर। अब h2 हम लोगों का प्रीवियस में कैलकुलेट किए थे तो कितना आ गया था, 20 मीटर, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में। और h1 हमारा कितना आ गया था, 5 मीटर। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 मीटर। सही है ना? अच्छा देखिए, और डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड तो पहले से आ रखा है, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट कहिए या डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड कहिए, दोनों एक ही है। और वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर के बराबर। ठीक है, 5 मीटर। 5 मीटर। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, ये कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड 45 - 20 + 5। यस, तो डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड कितना है, देखिए 3 सेकेंड में टोटल डिस्प्लेस कितना कर चुका है, 3 सेकेंड में ये भाई साहब टोटल डिस्प्लेस कर सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक, एकदम नीचे बॉटम तक, ये आ जाइए यहां तक। और ये जो हाइट है ये आपको कितना दिया गया है, 45 मीटर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं पहले। अगर इसमें से हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड माइनस कर दें, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड कितना है, दैट इज 20 सेकेंड, ये बाकी का डिस्टेंस कितना बच जाएगा, ये बचेगा 25 सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 45 - 20 इज इक्वल टू, ये आ गया 25 मीटर। अब अगर इसका रेशियो आप निकालोगे तो रेशियो आपका कितना आ जाएगा, 1:3:5। यस, फर्स्ट h in second, h in third is equal to 5:15:25,
इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, 5 सब में से निकल जाएगा तो ये आ जाएगा 1:3:5। समझ गए? और एक बात, राज की बात बता रहा हूं, देखिए ये ना, ये चीज यही गैलीलियो ने बताया था। गैलीलियो क्या बताया था कि अगर किसी भी बॉल को, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कहां से किया था? पीसा की झुकी मीनार से, और वो उसको ऑब्जर्व करके उन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि अगर आप किसी भी चीज को आप ड्रॉप करते हैं तो पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में और तीसरे सेकंड में जो इसका रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा ये हमेशा 1:3:5 में होगा। ठीक है? आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट कर लीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, अगर उसको आप ड्रॉप करेंगे तो पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में जो उनका डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होगा ये कितना होगा? 1:3:5। तो ये ना सिर्फ एक न्यूमेरिकल है, ये एक आपके लिए फैक्ट है। अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट देख करके टिक मार्क कर सकते हो। आदित्य 1:3:4 नहीं होगा, 5 होगा। हेमंत करेक्ट है, अभिषेक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो ये आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, एनी बॉल ऑफ एनी मास ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विल cover its displacement in 1:3:5, है ना? ये आप लिख सकते हो नोट करके, और ये आपके लिए नोट ही नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर सकते हो। तब तो सर सबका आंसर एक ही होगा। सबका आंसर एक ही होगा। The ratio of free falling ratio of displacement लिखना जरूरी है ना, ratio of displacement of free falling body in first, second, third second will always be in ratio of 1:3:5। ये हमेशा होगा। ठीक है? सो याद रखना है यहाँ पर ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का है, 1, 2 और 3 नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा केयर यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। ध्यान दो, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए, ना कि 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड के लिए। ठीक है? 1 सेकंड और 2 सेकंड के लिए अलग से था, वो क्या था? 1:4:9, 1:4:9, ये 1, 2, 3 के लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए 1:3:5। सर 1:4:9 भी सेम होगा हर एक जगह। 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड के लिए। इसके पहले वाला प्रॉब्लम भाई साहब, ये वाला यस 1:4:9, ये किसके लिए था? 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड के लिए। यस सर, समझ गए। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग करते हैं यहीं पर खत्म। फ्री फॉलिंग आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। फ्री फॉलिंग से रिलेटेड कुछ छोटा मोटा अगर क्वेश्चन होगा तो मैं आपको सेंड करता हूँ, उससे रिलेटेड थ्योरी अगर बच भी जाएगा तो वो मैं आपको करा दूंगा। साथ में डिफरेंशिएशन का भी कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा साथ में, तो वो आप सॉल्व करके दिखाइएगा। गौतम एंड सुमन प्लीज कॉल मी और आई विल कॉल यू।